तो हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए ठीक है, जैसे कि कल भी मैंने लिस्ट लिखाया था उसकी, आज फिर से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमको डील करना है दैट इज नेम्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिर उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर तीसरा टॉपिक क्या है बेटा अपना, डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। फिर चौथा टॉपिक क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर क्या हो गया, नहीं वो तो खुलना नहीं, दरवाजा बंद कर दीजिए आप। इधर से आएंगे जो भी है, आ जाओ, बंद कर दो। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद जो आपका है नेक्स्ट वाला एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मैथमेटिकल, ये कंबाइन कर डाला मैंने, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स। हालांकि ये एनसीईआरटी में सेपरेट टॉपिक से दो, बट मैंने कंबाइन कर डाला। और फिर आखिर में क्या था हमारा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। आपको एनसीईआरटी में ये इसके साथ ही मिलेगा, मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एरर्स के साथ, मगर मैंने सेपरेट कर डाला इसको। तो इस तरह से हमारे 6 टॉपिक्स हमको स्टडी करना है। आई बात समझ में बेटा आपको। अब चलो आज स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। लेट्स गो फॉर इट। ये लिखना सभी का आपका हो चुका था, कल ही लिखा दिया था मैंने, ठीक है। चलिए, तो कल मैंने सिर्फ इसकी लिस्ट दिया था आपको, मैंने पढ़ाया नहीं था इसके बारे में एक्चुअल सिलेबस। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, कि हमारे पास हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, कि ये आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है। ओके, तो सवाल उठा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बहुत आसान सा जवाब है बेटा, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। वो कोई भी चीज जिसे आप गिन सकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। बोले कैसा, अरे भैया देख, मैं कहूँगा क्या आप किसी बॉडी का वेट गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते। मास गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते। लेंथ गिन सकते, बिल्कुल गिन सकते। टाइम बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल, फोर्स हाँ जी बिल्कुल गिन सकते आप। ऐसे हजारों चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप। मैं बोलूँगा भैया किसी की ईमानदारी को गिन सकते क्या आप, भैया ये 2.5 किलो ईमानदार है, बोलते क्या आप ऐसा, हाँ। अब बोले भैया, बंदा बोले भाई मान लो कि भाई बहुत हैंडसम बंदा आ गया सामने, तो बोले ये तो 100 न्यूटन हैंडसम है, ऐसा बोलते हैं क्या अपन कभी। तो ये चीज़ों को गिन सकते हैं क्या अपन, ऐसा नहीं गिन सकते। तो भैया बात ऐसी है, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उन्होंने हमको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे तो हज़ारों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, 200-300 तो हमको फिजिक्स में पढ़ना है अभी, मतलब आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि क्या आएगा बेटा, मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, फोर्स, करंट, टेम्परेचर, एटसेट्रा। ऐसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। आई बात समझ में आपको। अब फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली
फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली दो टॉपिक्स में बांटा, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। मैंने कहा बेसिकली ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक कैटेगरी का नाम क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी का नाम क्या है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। मगर इसके अलावा एक और होता है, बोले कौन सा, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी, है ना। इसके अलावा एक और होता है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। अब यार कैसा है, तीसरा तुमने डॉटेड से क्यों बनाए, मैंने बेटा बेसिक क्लासिफिकेशन बोला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहेंगे कि मैं आपको बोलता हूं क्लास को जेंडर वाइज बांटना है हमको, या कोई भी कहा जाएगा, हम लोग कहीं एक जगह जाके सेंसेक्स कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलेशन गिन रहे हैं, तो मैं जेंडर वाइज बोल रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, इतने मेल है इतने फीमेल है ना। मगर मालूम है आपको, आपने दो जेंडर में बांट दिया, मगर एक और जेंडर होता है ट्रांसजेंडर, आजकल जो चल रहा है आप लोग बहुत सुनते हैं, अदर्स करके आ गया उसके अंदर नाम। तो भैया हमने जब बोला कि आप जेंडर वाइज बांटिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा आया, मेल एंड फीमेल ओनली, है ना। तो ये बेसिक आपका वो आ गया। फिर बाद में थोड़ा सा हाँ ये भी तो है कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है सबसे। तो वैसे ही बेटा यहां पर हम लोग कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली बड़े बड़े लेवल पे आप कहेंगे फंडामेंटल और डिराइव में बांटा गया। कई किताबों में ये आपको मिलेगा भी नहीं, है ना, मगर ये भी है। हम जाएंगे फिर फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है, सप्लीमेंट्री क्या है। पहले आप इतना लिख लो फटाफट, स्पीड बहुत तेज रखना। बहुत फास्ट लिखना जितना हो सके, क्योंकि मुझे जगह खाली चाहिए होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चलिए सबसे पहला जो आपका फिजिकल क्वांटिटी में क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी, हम उसे देखेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला टॉपिक जो आएगा थर्ड टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, इसी पर बेस्ड है। ये हो गया आपका, ठीक है। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। जितना हो सके आप मेरे साथ साथ ही लिखा करिए, क्योंकि अपने को फटाफट ये करना रहता है यस। तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which does not depends on any other physical quantity for its measurement is called as फंडामेंटल क्वांटिटी। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती अपने मेजरमेंट के लिए, इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये पेन,
मैं ये पेन का मास कैलकुलेट कर रहा हूं। मास अलग है, वेट अलग है। वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास क्या होता है, बॉडी के अंदर कितना मटेरियल भरा पड़ा है। तो मैं बॉडी का मास कैलकुलेट कर रहा हूं। मैंने डाला यहां पर, ऐसा रखा, मैं बोला भाई बता कितना मास है तेरा। उसने बोला 200 ग्राम। कितना बोला? 200 ग्राम। ठीक है ना। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं। मान लो ये किसी तरह से कंप्रेस हो गया, मैं वापस उसका तराजू पे इसको रखूंगा और भैया मैं बोलूंगा अब बता तेरा मास कितना है, तो अभी भी कितना रहेगा? 200 ग्राम रहेगा, है ना। ये रुमाल तो नहीं, चिंदी बोलना पड़ेगा, है ना। इसको ऐसा अपन ने फैला के रखे तराजू पे, है ना। बता भाई तेरा मास कितना है। मान ले 10 ग्राम, एग्जाम्पल के तौर पर 10 ग्राम भर रहा है इसका। मैंने यूं करके यूं रखा, अभी भी मास कितना रहेगा? 10 ग्राम ही रहेगा, है कि? चलो ठीक है। अच्छा एक बात बता, गर्मी के मौसम में मैं नाप रहा हूँ, इसका मास कितना रहेगा? 10 ग्राम। सर्दी के मौसम में मैंने नापा तो 10 ग्राम। अरे भैया इसके मास को इसके साइज से कुछ लेना देना था क्या? इसके मास को आजू बाजू के टेम्परेचर से कुछ लेना देना था क्या? कुछ भी, उसको कंसिडरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। इसे फंडामेंटल इसलिए भी कहा गया, फंडामेंटल बोले तो क्या होता है? बेसिक, बुनियाद किसी चीज की। क्योंकि इसलिए कहा गया कि तकरीबन जो सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हैं आगे जाके, है ना, ये सारे के सारे यहीं से डिपेंडेंट है, यहीं से इसका वजूद आता है। कॉफी पीते हो? पसंद है कॉफी? हाँ पसंद है। कौन कौन सी टाइप आती कॉफी की? अरे मैं वो कंपनी नहीं पूछ रहा, कॉफी की कैटेगरी क्या पीने की। ब्लैक कॉफी और कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी और एस्प्रेसो, कैपेचिनो, है ना। क्या क्या तो भी अजीब अजीब नाम है, अपने को आते भी नहीं, है ना। लाटे के लाते पता भी नहीं चलता वो। अरे भैया तुमको मालूम है एस्प्रेसो में या ब्लैक कॉफी में क्या फ़र्क रहता? एस्प्रेसो में, ब्लैक कॉफी में, दोनों में पानी और वो रहता, कॉफ़ी पाउडर रहता, दोनों में रहता। सिर्फ फ़र्क क्या रहता मालूम क्या? क्वांटिटी का, है ना। अच्छी है, बोलते हैं ब्लैक कॉफ़ी ये सब पीना अच्छी रहती है सेहत के लिए। अगर आप सुबह सुबह जा रहे, थोड़ा सा पाउडर थोड़ा सा डाल के आप क्या कर रहे, पानी को उबाल ले रहे और पी ले रहे, तो भैया इसको आप कहेंगे इट इज़ अ ब्लैक कॉफ़ी। ये क्या कहेंगे आप? ये क्या है? ब्लैक कॉफ़ी। ओके ठीक है, मस्त, अच्छा लगा, है ना। अब ऐसा है, मान लो कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा पाउडर, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आप क्या ले रहे हैं? कॉफ़ी का वो ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, और उसको पानी में मिक्स करके या जो भी उबाल के आप पी रहे हैं, अब उसमें क्या हुआ? सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ गया। अब उसका नाम दिया गया एस्प्रेसो। क्या नाम दिया गया? एस्प्रेसो। भाई मुझे एक बात बता, मटेरियल तो दोनों में सेम थे ना, है ना, सिर्फ क्वांटिटी बदल गई ना, उस पर से क्या बन गया? उनका नाम भी बदल गया, है ना। उसको आपने क्या बोलना चालू कर दिया? एस्प्रेसो बोलना चालू कर दिया। ब्लैक कॉफ़ी इसी तरह से कैपेचिनो, आप बस ब्लैक कॉफ़ी में बर्फ़ डाल दो तो क्या बन गया? कोल्ड कॉफ़ी बन गया। तो थोड़ा थोड़ा ये क्वांटिटी बदलने से क्या हो रहा? नाम ही बदल जा रहा है कि नहीं। वैसी इसमें फिजिक्स में भी होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपको मास भी नजर आएगा, लेंथ भी नजर आएगा, मगर उनकी क्वांटिटी बदलने से, सिर्फ क्या बदलने से? क्वांटिटी बदलने से उनका नाम ही, मतलब उनका नेचर ही बदल जाता है ना। तो भाई ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, मगर फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आया। एक ऐसा बेसिक क्वांटिटी वो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी यहीं से बनकर आते हैं। और ऐसा है, आपको नेचर ने, कुदरत ने कुल मिलाकर आपको 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी दिया है। साइंस बोलना चाहिए मुझे, नेचर भी नहीं बोलना चाहिए। कि साइंस ने कुल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिया है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम याद रखो बेटा, है ना। वो याद रहेंगे तो डायमेंशन क्या है वो समझ में आएगा। अब बोले कौन से है भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपके पास? तो देखो भैया, सबसे पहला है मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है करंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। कौन कौन से 7 है भैया? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आया समझ में आपको? कुल मिला के साथ कौन कौन से है मेरे साथ बोलो? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वन सेकेंड बोलो क्या क्या है वो? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास सभी को मालूम है, बॉडी में कितना मटेरियल भरा पड़ा है उसको हम लोग कहते हैं मास। लेंथ बोले तो आप सोच रहे हो कि सिर्फ लंबाई बोले उसी को लेंथ बोलते हैं, नहीं भैया, लेंथ का मतलब यहां पर लेंथ के खानदान के सब। लेंथ की खानदान भी होती क्या? जी हाँ होती ना। अरे भाई किसी चीज की चौड़ाई, अब मैं बोलूंगा देखिए बोर्ड की चौड़ाई क्या है, तो तू क्या करेगा? यहां से यहां तक का लेंथ गिनेगा, तो वो भी तो लेंथ की खानदान का है ना। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है इसकी थिकनेस, बोले यहां से यहां तक की लंबाई, तो वो भी तो असल में लेंथ की कैटेगरी है ना। मैं बोलूंगा अच्छा पेट्रोल पंप कहां पर है, तो बोले यहां से 100 मीटर पे है कि नहीं, डिस्टेंस बता रहे आप, तो वो भी तो लेंथ की कैटेगरी में आया ना। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ की कैटेगरी में आया ना। रेडियस भी, डायमीटर भी, सबके सब कौन सी कैटेगरी में आएंगे बेटा? लेंथ की कैटेगरी। सबको क्या मान के चलेंगे आप? लेंथ की कैटेगरी, है ना। अगर मैं बोलूंगा किसी फॉर्मूले में मुझे रेडियस नजर आ रहा, किसी फॉर्मूले में मुझे रेडियस नजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कमफरेंस के फॉर्मूले में रेडियस आता है ना 2πr, सब लोग जानते हैं ना। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2πr, सब लोग जानते हैं ना। मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले में मुझे ये बताओ कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ है। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर एक भी फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। बोले क्यों नहीं है? सर रेडियस कहाँ है इसमें? मैं बोलूंगा रेडियस क्या है बेटा? बोले वो सर्कल की जो लाइन है उसको सेंटर से अपन जो डिस्टेंस गिनते हैं वही है, तो वो भी डिस्टेंस ही है ना। और डिस्टेंस किसकी कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया ना बेटा? पक्का समझ में आया है ना। तो हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर्स में आता है, मीटर सेंटीमीटर में आता है, मिलीमीटर में आता है, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में आता है, वो सारी की सारी चीज क्या होती है बेटा? लेंथ की कैटेगरी में मानी जाती है ना। लेंथ असल में पूरे ग्रुप का नाम है उनका। समझ में आ गया ना ये? तो जब भी मैं बोलूंगा कि भाई बताओ क्या है, जैसे मैं बोलूंगा ठीक है किसी चीज का मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं उसमें थिकनेस आ गया, मैं बोलूंगा इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे ही आप थिकनेस देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? लेंथ है ना। मैं बोलूंगा ठीक है मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या जो भी हाइट पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है? बोले लेंथ है। कितनी बार है? बोले 3 बार है, 1 2 3। अरे नहीं नहीं लेंथ तो एक ही बार है। मैं बोलूंगा ब्रेथ, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बोले कहाँ से? वहाँ तो ब्रेथ है ही नहीं, वो किसकी कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में। हाइट वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसकी कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में आएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूंगा मास का यूनिट, ये तो था चलो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट। अब इनके लिस्ट बनाते हैं इनके यूनिट्स का। जैसे मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर्स। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। करंट का क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। वैसे आपको बताना रहेगा एक एक चीज, जो मैं फिर से वापस आता हूं। जैसे मास मालूम है, लेंथ मालूम है, टाइम मालूम है, करंट मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी चीज की मिकदार। आप बाजार में जाते हो, आप केले लेने जाते हो, केले कैसे लेते? आप किलो से लेते कि डजन से लेते? डजन से। अंडे लेने जाते आप, डजन से लेते। कभी गए दुकान में बोले आपने 2 किलो अंडे देना, बोलेगे आपने ऐसा? नहीं, एक क्वांटिटी है ना। आप लोगों ने बना लिए कि चलो ठीक है अगर 12 की क्वांटिटी रहेगी तो बोले उसको अपन नाम देंगे 1 डजन, है कि नहीं? वो अपने लिए आसान होता चीज़ों को लेने के लिए। तो भैया बस वैसे ही मामला यहाँ पर हो गया। अब जब आप केमिस्ट्री में ख़ास तौर से कोई केमिकल रिएक्शन आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई केमिकल उठाना है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है यार, वो कहाँ नज़र थोड़ी आते, मैंने एक मॉलिक्यूल उठा के डाल दिया, ऐसा होता क्या? तो भाई एक पूरी क्वांटिटी उठाना पड़ता है उसकी और आपको मिक्स करना पड़ता है। तो वो जो आपने क्वांटिटी उठा के इधर मिक्स किए है ना, उसको आप जनरली काय में नापते हैं? मोल्स में। मैंने इतने मोल हाइड्रोजन गैस को इतने मोल ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया, मोल में नापते हो ना। तो जैसे कि हम बाजार में जब केले लेने जाते हैं, अंडे लेने जाते हैं, तो जैसे डजन एक हम लोग बोलते हैं, क्वांटिटी को 12 अगर रहे तो उसको आप ये बोलेंगे, है ना। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं कि अगर मैंने इतने मॉलिक्यूल्स उठा लिया, इतने एटम्स उठा लिया, तो मैं इसको नाम दूंगा 1 मोल। अगर 12 केले उठा लिया तो उसको नाम क्या दूंगा? 1 डजन। तो इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम उठा लिया तो उसको नाम दूंगा 1 मोल। बताओ तो 1 मोल कितने का होता है?
एवोगैड्रोस नंबर याद है? बोलो क्या है एवोगैड्रोस नंबर? 6.23 इंटू 10⁻24 है ना एवोगैड्रोस नंबर। इसी को तो 1 मोल बोला गया है। अगर तुम इतने मॉलिक्यूल्स उठा लेते हो, एटम्स उठा लेते हो, तो इसका मतलब तुमने कितना उठाया? 1 मोल उठाया। आइए बस समझ में। अगर तुम 12 केले उठाते हो तो तुमने कितना उठाया? 1 डजन। और तुमने इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स किसी में से निकाल लिए, तो मतलब आपने क्या उठा लिया? 1 मोल ऑफ दैट गैस या जो भी है वो निकाल लिया। समझ में आया बेटा? समझ में आया है ना? तो वही है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे आप मोल में नापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? मैं आपको एकदम बेसिक सा इसका एकदम मामूली सा एकदम वो दूंगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई भी चमकदार चीज की चमक को बोला गया है ना? आप लाइट चालू करते हो, इसकी लाइट की रोशनी आती है। रेडियम पे आप लाइट फोकस करते हो, रेडियम में से चमक निकलती है बाहर, है ना? तो पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम की इसकी, अब वो चलो ज़्यादा मैं डिटेल में बहुत भारी आपको डेफिनेशन में चले जा रहा, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट टाइम। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए, आप जब यूनिट्स आएगा तब बता दूंगा मैं। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ इतना मान के चलो कि भैया कोई भी चीज़ की चमक होती है ना? रोशनी में, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, सूरज की अपनी एक रोशनी है, उसकी एक चमक है। ये ट्यूबलाइट जलेगा, उसकी एक चमक है। रेडियम अगर ग्लो करेगा, उसकी एक चमक है। तो उसकी जो चमक होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसको आप काय में नापते हैं बेटा? कैंडेला में नापा जाता है ना? कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा, अपने घर पे अपने सीलिंग्स पे अपने स्टिकर चिपकाए होंगे, वो है ना, रात को दिन में चालू रखो लाइट, फिर रात को एकदम चमकते वो हल्के हल्के, है कि घर पे लगे हुए। मेरे को बड़ा शौक था हमारे टाइम पे ना, जब मैं बहुत छोटा था, आप कितना होगा शायद से, तो हमारे पे एक मूवी आई थी राजू चाचा, अजय देवगन की मूवी थी वो, है ना? तो वहाँ पर बच्चों को जो बताया था, रूम एकदम बेहतरीन, उनकी सीलिंग पे वो लगा रहता, वो ऐसे आसमान जैसे उसके जैसे नज़र आते सारा सीलिंग उसका। अब उस टाइम हम सबको बड़ा शौक आ गया लेने का, है ना? अब हुआ क्या, किस्मत से मैं अच्छे स्टोर पे गया और महंगा महंगा लेकर मैंने सीलिंग पे चिपकाया। और बाकायदा वो जब मैं दिन भर उसको लाइट चालू या फिर ऐसी रोशनी वो एब्जॉर्ब करता था, रात को जब हम लाइट बंद करके सोते थे, पूरा वो जो सीलिंग है एकदम बेहतरीन ऐसे उसमें ग्लो करता था। पहले ही से मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स, स्पेसशिप, उसमें अलग अलग सोलार सिस्टम अपना, फिर उसमें अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स, मेटेरॉइड, वो सब नज़र आते थे उसके अंदर, और बहुत बेहतरीन लगता था। मेरे दोस्त को भी शौक आया कि बोले यार ये मस्त दिख रहा, मैं भी अपने घर पे लगाता। बस उसने करा कंजूसी, उसने गया सादी सी दुकान से खरीद के लेकर आके चिपका दिया। वो मज़ा आया इस चीज़ को, क्यों मालूम क्या? उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम थी, है ना? क्योंकि साले ने क्या करा, सस्ता खर्च किया, सस्ता लेकर आया माल और उसको चिपका दिया, है ना? तो अच्छी चीज़ लो, महंगी लो, मगर अच्छी चीज़ लो। तो भैया समझ में आया ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? तो फिर से बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी यूनिट्स को क्या कहा गया है? फंडामेंटल यूनिट्स। इनकी यूनिट्स को क्या कहा गया है? फंडामेंटल यूनिट। जरा बता दो फिर फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। फिर से बोलो, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। आ गया समझ में आपको? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आ गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब आता है हमारा दूसरे नंबर का डिराइव्ड क्वांटिटी। अरे भैया ये तो भाई नाम से ही पता चल रहा है, डिराइव्ड, किसी से लिया हुआ, है ना? किसी से डिपेंडेंट, किसी पर मतलब उस पर डिपेंडेंट है, डिराइव्ड है उसके ऊपर। तो बोले ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बस एक चीज का फर्क है, इट डज नॉट डिपेंड यहाँ पे, मगर यहाँ पर क्या करता है? इट डिपेंड्स। तो मैं यहाँ लिखूंगा डेफिनेशन ऐसी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी, स्पेलिंग यार, हाँ, क्वांटिटी विच डिपेंड्स, जो ही डिपेंड करती है ऑन अदर फिजिकल, याद जरा अच्छी हैंडराइटिंग बना ले, फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, for its measurement is called as derived quantity, is called as derived quantity। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बहुत है यार, जो जितना बोलोगे उतना कम मिलेगा, है ना? बहुत है इसके। जैसे सबसे आसान वाला लेता हूं पहले, स्पीड, ये एक डिराइव क्वांटिटी है ना? डेंसिटी, ये एक डिराइव क्वांटिटी है। वेट, ये एक डिराइव क्वांटिटी है।
फोर्स, ये एक डिराइव क्वांटिटी है। पांचवा एनर्जी, ये एक डिराइव क्वांटिटी है। और ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे और भी ले लेता हूं मैं। एरिया, वॉल्यूम, ऐसे तो भैया बहुत सारे हैं, हजारों हैं, है ना। तो मैं एक ये भी बोल सकता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी छोड़ के जितने भी आ रहे सारे के सारे क्या है, डिराइव। अब ये कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड करते हैं। बोले कैसे डिपेंड करते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये है हमारा अकोला और ये है हमारा दूसरा टाउन बालापुर। 2 साल आप अकोला टू बालापुर बहुत सफ़र करेंगे, है ना, क्योंकि मेरे हर एग्जाम्पल में आपको अकोला टू बालापुर की जर्नी मिलती रहेगी, है ना। मेरा एक एंसेस्ट्रल टाउन है वो बालापुर और ये अकोला। अब ऐसा है कि मान लो ऑन एन एवरेज वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर, वैसे 26 है मगर मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ आसान कैलकुलेशन के लिए, 30 किलोमीटर से। अब ऐसा है कि भाई मैं बोलूँगा मैं अकोला से निकला बालापुर पहुँच गया 1 घंटे में। मैं अकोला से निकला बालापुर पहुँच गया 1 घंटे में। मैं आपसे पूछूंगा मेरी स्पीड क्या थी, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 30 किलोमीटर। टाइम कितना लगा था, तो बोले 1 आवर। तो आप बोलेंगे कितनी स्पीड है आपकी, 30 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। अच्छा ठीक है। अब ऐसा हुआ कि एक बार मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हुई, मैं स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आया, मैं अकोला से पहुंचा बालापुर मगर आधे घंटे में, 0.5 आवर्स, है ना, आधे घंटे में। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.5 को 1/2, है कि नहीं। मैथमेटिक्स का एक रूल है A/B/C, तो C चला जाता है ऊपर, A/C/B लिख सकते हैं अपन, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो भाई अगर ऐसी बात है तो 2 चला जाएगा ऊपर और मैं कहूँगा फिर 60 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो मुझे एक बात बता बेटा, यहाँ सिर्फ एक चीज़ बदल गई, कौन सी चीज़, टाइम। टाइम बदलने से क्या बदल गया, स्पीड बदल गया ना। डिस्टेंस जो होगा वही है, मैंने सिर्फ एक चीज़ बदला, क्या बदला, टाइम। और सिर्फ टाइम बदलने से यहाँ पर v की वैल्यू बदल गई। तो क्यों ना मैं ये नहीं कह सकता कि स्पीड जो है टाइम पर डिपेंडेंट है। टाइम बदलने से v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू बदल जाती है, हाँ या ना बोलो, है ना। अब चलो इसी तरह से मैं डिस्टेंस भी बदल के देखता हूँ। तुम अकोला टू बालापुर कहते हैं ना, बालापुर के और आगे थोड़ा खामगांव है ना, वहाँ का 22 किलोमीटर है, बट फिर भी इसको अपन आसानी के लिए इसको 30 किलोमीटर कर डालते हैं। ये चले काम करते 20 कर डालते हैं, 20 किलोमीटर। ओके, अकोला से लेके तुम खामगांव तो जा रहे हो, अकोला टू तुम खामगांव जा रहे हो। अच्छा ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 50 किलोमीटर। मान लो वही डिस्टेंस आपने पहले 1 घंटे में कवर, टाइम पुराना वाले है मगर डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़े। पहले 1 घंटे में अकोला टू बालापुर पहुंचे थे, अब 1 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंचे, अकोला टू खामगांव। तो मैं बोलूंगा भाई बता तेरी स्पीड कितनी है, तो तू क्या बोलेगा भैया 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तुम्हारी स्पीड बदल गई, स्पीड बदल गई ना। तो स्पीड बदल गई, इसका मतलब क्या हो गया भैया, आपके सिर्फ डिस्टेंस बदलने से भी बदल गया। मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया कि स्पीड जो है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए उसको डिराइव्ड कहा गया है। व्हाट अबाउट दैट, ये आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। किसी जगह पे कितना मास है कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक डब्बा है ना, ये डब्बा कंप्रेस हो सकता है, आगे पीछे जा सकता है, वो आजकल आते नहीं, वो क्या बोलते हैं वो पता नहीं मुझे, वो बुके वाले जो है वो उसमें डाल के देते, वो एकदम स्पंज जैसा रहता। चलो स्पंज को इमेजिन कर लो, ऐसा समझो स्पंज इस तरह से है, थर्माकोल नहीं यार कुछ अलग ही आता, ग्रीन कलर का डब्बा रहता, ठीक है दिखा दे बाद में। तो भाई मान लो कि ये स्पंज जैसा कुछ है, स्पंज है ना। अब मैं बोलूँगा इसके मॉलिक्यूल्स देखो कितने दूर दूर है आपके, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे दबा देता हूँ चारों तरफ से, तो इसका क्या कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो अब डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये रो है, ग्रीक अल्फाबेट रो, डेंसिटी का सिंबल, तो बोले इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो है तो मास उतना ही, मास तो उतना ही है ना, मास उतना ही है, सिर्फ क्या हुआ, वॉल्यूम कम हुआ और डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद आपके रूम की भी डेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे, है ना। जैसे हमने कहा कि भाई धीरे धीरे एडमिशन आते रहते हैं, चलते रहता है प्रोसीजर, बच्चे आते रहेंगे। वॉल्यूम तो वही है रूम का, मगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे,
अब उसके बाद क्या, अभी तो मान लो एक एक हाथ पे दूर दूर बैठ रहे हैं आराम से, अपन टेंशन नहीं, मगर बाद में फिर बैठने मुश्किल जाता, फिर वो रूम में शिफ्ट करना पड़ता अपने को, है ना। तो अब ऐसा हो रहा है कि भैया ये सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं बेटा कि वॉल्यूम तो वही है, क्या बदल गया, मास है कि नहीं, तो क्या बदल गई, डेंसिटी, है ना। तो भाई डेंसिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है मास पर भी और वॉल्यूम पे भी। वैसी वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भैया मेरा वेट यहाँ पर जमीन पे कितना है, 90 किलो है ना, अर्थ पे मेरा वेट 90 किलो है। अब अगर मैं मून पे जाऊंगा तब भी मेरा वेट उतने जाएगा क्या, नहीं, वो तो कम आ जाएगा ना, मास वही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं दुबला हो गया, इतनी डाइटिंग का असर बोले एक दिन जो एक झटके में हो गया, नहीं रे बाबा, है ना। वो असल में स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो अभी इतना ही मोटा है, बस क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो गई, है कि। सैटर्न पे जाओगे, जुपिटर पे जाओगे, प्लूटो पे जाओगे, आप जुपिटर पे जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा वेट नजर आएगा अपना, है कि नहीं। तो यहाँ आप जाएंगे, अभी जस्ट मैंने पोस्ट डाला एक मेरे अपने चैनल पर ही, मैंने नागपुर गया था मैं रमन साइंस पे, तो वहाँ एक था कि भाई आप अलग अलग जगह पे आपका वेट क्या है, तो उसमें है एक पोस्ट देख सकते हैं आप, मेरा वेट है जो बताया गया अर्थ पर 91.5 किलोग्राम कुछ बताया हुआ है, और फिर बाद में आप देखेंगे मून पर कितना है, मर्क्यूरी पे कितना है, जुपिटर पे कितना है, सब जगह उसमें आया वेट। तो ये है स्मॉल जी की वैल्यू बदलेगी तो क्या बदल जाएगा, वेट। और अगर मान लो स्मॉल जी कांस्टेंट है, मान लो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं आके खड़ा हो गया, है ना, चलो मेरा वेट कितना हो रहा, बोले 91 किलोग्राम्स, अब मेरे जगह साथ आके खड़ा हो गया, है कि नहीं, तो क्या उसका भी 91 रहेगा क्या, कितना है साथ 50, तो अब वो कितना बता रहा 50, लगता नहीं यार तो 50 क्या करके तो खैर मास बदल गया तो क्या, मास बदल गया तो क्या बदल गया, वेट बदल गया, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट है। एक आखिरी फोर्स का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं, थोड़ा और समझ में आ जाएगा। फोर्स मालूम है, किसी चीज़ को ढकेलने खोलने के लिए, अपने खींचने के लिए लगता क्या है, फोर्स। अब इमेजिन करो एक छोटा सा डब्बा यहाँ पे, उसको खींच रहा हूँ मैं, तो आराम से खींच दूंगा, उसके लिए कम फोर्स लगाऊंगा। एक बड़ा सा डब्बा है, उसको आराम से यूँ खींच पाऊंगा क्या मैं, दोनों हाथों से खींचना पड़ेगा, क्या हुआ, ज़्यादा फोर्स लगा, मास बढ़ गया तो फोर्स बढ़ गया। अब एक मान के चलो मॉडरेट साइज का डब्बा है, ना बड़ा ना छोटा, मॉडरेट साइज, हम इस बार मास नहीं बदलने वाले, मास जो का वही रहेगा, पहले आराम आराम से खींचना था, है ना, आराम आराम से, तो धीरे धीरे खींचना था, तो मैं कम फोर्स लगाऊंगा। अब अगर मुझे झटके से खींचना है उसको, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे अपन, जो झटका बोलते हैं ना वर्ड, तो इंग्लिश में उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि अगर मुझे झटके से एक्सेलरेशन से खींचना है, ज़्यादा एक्सेलरेशन से खींचना है, तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं फोर्स मास पर भी और एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे तो जितने हज़ारों यूनिट्स आते हैं सब के सब क्या आएंगे बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये 7 छोड़ दो, सप्लीमेंट्री के 2 छोड़ दो, सारे के सारे क्या है बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी है। आई बात समझ में आपको, चलो ठीक है। और ऑफ कोर्स इनकी यूनिट को भी क्या कहा जाएगा, डिराइव्ड यूनिट। जैसे स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी का क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेट का क्या होता है, वैसे तो न्यूटन होता है, फोर्स का भी न्यूटन होता है, एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है ना, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना। वॉल्यूम भी 3 बार आपके फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता, इसीलिए वो डिराइव्ड क्वांटिटी में आ गया। इधर का हो गया, फंडामेंटल हो गया। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पे, द क्वांटिटीज अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी is called as सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो कि आप क्या करते हैं, है ना फंडामेंटल की कैटेगरी में आता है, ना डिराइव की क्वांटिटी में आता है, कैटेगरी में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कमाल की बात है, ऐसे सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से भैया, नंबर 1 एक है आपका प्लेन एंगल,
और दूसरा है आप इसका सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। दो एग्जांपल्स इसके, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। हुआ? पहले देख लो फिर बाद में लिख लेना। प्लेन एंगल क्या होता है? दो प्लेन सरफेस के बीच में का एंगल। ये देखो बेटा, ये एक प्लेन सरफेस और ये एक प्लेन सरफेस। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये एक प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस है। इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अभी थोड़ा सा कम करता हूँ 60 डिग्री होगा, और थोड़ा सा कम करता हूँ बीचों बीच 45 डिग्री होगा, और थोड़ा सा कम करता हूँ 30 डिग्री होगा। पूरा चिपका दूंगा तो 0 डिग्री होगा, पूरा खोल दूंगा तो 180 डिग्री, ऐसा करूँगा तो 270 डिग्री, पूरा घुमा के लाया तो 360 डिग्री। जो लोग फाउंडेशन में थे उनको मालूम है कि एंगल को एक और जिसमें नापा जाता है, क्या में? रेडियंस में, है ना। आप लोगों को नहीं मालूम, जो नए हैं मैं बता दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। मगर एंगल को और उस पर नापा जाता है। तो जो पुराने थे स्टूडेंट्स उनको थोड़ा सा रिवीजन देख लो। एक को कितना आएगा रेडियन होगा? π/2। ये 60 डिग्री, π/3, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये तो 0 हो जाता, 180 डिग्री, पाई रेडियन, ये 3π/2, 270 को क्या बोला गया? 3π/2, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, है कि नहीं? यस, दैट्स इट। तो हम लोग ने क्या देखा बेटा? ये एंगल समझ में आया आपको? अलग अलग एंगल और कितने डिग्री, कितने रेडियन, क्या होता है, ये सब ठीक है। तो अब वही बात है बेटा कि प्लेन एंगल को हमेशा जो नापा जाता है वो रेडियन में ही नापा जाता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि डिग्रीज में नहीं नापते, मगर ज़्यादातर रेडियंस में ही नापा जाता है ना। तो ये दो प्लेन सरफेस के बीच में का एंगल या दो स्ट्रेट लाइन के बीच में का एंगल, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लेन एंगल। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है दो, इसके बीच में का एंगल कितना है? 90, 60, 45, 30, है ना, 180, 270। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। फिर सॉलिड एंगल क्या होता है? देखो, ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। इसका एंगल मैं नापूंगा, कोन का जो एंगल नापूंगा मैं, ये, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? स्टेरेडियन, है ना। सॉलिड एंगल को थ्री डायमेंशनली आप ऐसा बताते हैं। इसको मैं मान लो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉलिड एंगल को। ये प्लेन सरफेस है जिसका सरफेस एरिया जो कहा जाएगा वो ds है, और ये जो है आपका r। मान लो जैसे कि अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर प्लेन सरफेस बनाता हूँ, है ना। अरे यार रुक जा, यहाँ पर एग्जैक्ट प्लेन सरफेस बनाता हूँ मैं। ये कुछ ऐसा है ना शेप, ये ऐसा, तो मैं एग्जैक्ट प्लेन सरफेस बनाता हूँ और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ मैं। तो तुमको क्या लगता है ये बनने वाली स्ट्रेट लाइन ये प्लेन सरफेस को एग्जैक्ट परपेंडिकुलर आएगी क्या? हमेशा जैसे ये दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनाया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचा, तो क्या ये इसको परपेंडिकुलर आ रही है क्या? देखो तो ज़रा, ये अगर मैं ये बोलूँगा ये वाली जो लाइन जा रही, क्या ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर जा रही है एकदम, कि क्रॉस जा रही है? ऐसा थोड़ा सा क्रॉस जा रही है ना ऐसा। तो बोले अब अच्छा ठीक है, बोले ये तो क्रॉस जा रही, तो बोले अगर परपेंडिकुलर जाती तो ये लाइन होती थी और इसका एंगल कितना होता था? थीटा। अगर परपेंडिकुलर जाता तो क्या होता था? ये लाइन होता था। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसी लाइन रखता हूँ, मेरा हाथ खुद देखो, उसको टेढ़ा आ रहा हाथ, तो भैया ये यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन तुम खींचोगे तो मेरे हाथ को परपेंडिकुलर रहेगा वो? नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ से ऐसा बनाता हूँ नीचे तो ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, वो परपेंडिकुलर लाइन ने कितना एंगल बनाया? थीटा। तो प्लेन एंगल को आप सॉलिड एंगल को आप ऐसा कुछ नापते हैं, cos थीटा इंटू ds/r²। ठीक है। इसका ओवरऑल जो हमने अभी तक के यूज़ देखा है दो जगह है, एक तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन में, है ना। अब जो बताता हूँ मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। यानी एक मान लो लाइट है, ये लाइट बल्ब है, इसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है ना। मैं उसकी एक ऐसी रोशनी पकड़ूंगा जो कोन के फॉर्म में, वैसे तो और भी है मगर मैंने सिर्फ ये रेज को पकड़ा जो कोन के फॉर्म में ऐसे जा रहे हैं। और मान लो ये जो तुमने सॉलिड एंगल लिए थे ना, ये कितने का था? 1 स्टेरेडियन का था। कितना था ये? 1 स्टेरेडियन। समझ रहे क्या बेटा? रोशनी चारों तरफ फैल रही, लाइट तो ऐसा चारों तरफ फैल रही, मगर मैंने सिर्फ कितना हिस्सा पकड़ा उस लाइट का?
एक कोन के शेप में जो है, और उस कोन का एंगल कितना बेटा 180 है। उसके अंदर एक सेकंड में कितनी लाइट बाहर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मगर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में उसका डिटेल है ही नहीं। बहुत पहले फोटोमेट्री करके एक टॉपिक आया करता था, तो उसके अंदर ये बहुत डिटेल में था, और वो भी JEE के लेवल पर आता है। नीट में तो बिल्कुल भी दूर दूर तक के नहीं, नीट में ये अभी नीट में आया तो बस हो गया, बस नाम आएगा। वैसा पूछेगा नहीं, इतना बेसिक क्वेश्चन, बट आया तो मतलब सिर्फ नाम आएगा कि भैया कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कौन सा फंडामेंटल यूनिट है तो कैंडेला, है ना, सिर्फ ऐसे ही कुछ आएगा। चलो ठीक है भाई, यहाँ एक जगह आया, दूसरी जगह कहाँ आया? दूसरी जगह जो वो आया था प्रूफ में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर करके आता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के प्रूफ में आया था। अच्छी बात यह है कि साला हमारे सिलेबस मतलब NCERT में है, मगर उसका प्रूफ स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से निकल गया है ना, तो हमें उतना उसको डेरिवेशन यानी पूरा का पूरा प्रूफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी सिर्फ छोटा मोटा एक नॉलेज, हाँ भाई कोई सॉलिड एंगल होता है, कोन का एंगल होता है, उसको डी ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला cos थीटा ds r², इतना भी जान लो तो मोर देन इनफ है। आई बात समझ में आपको ये? ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या देखे फिजिकल क्वांटिटी, क्या क्या होता है चीज़, जो कोई भी चीज़ जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिर से बोलो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बेटा? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कितनी कैटेगरीज है ब्रॉडली, कितनी कैटेगरीज है ब्रॉडली दो, एक है फंडामेंटल, एक डिराइव। वैसा देखा है तो एक और है सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल जो क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, है ना, ये मतलब ओरिजिन है, मतलब वो ब्रांच का ओरिजिन है। जैसे कई लोग बोलते हैं सर करंट तो डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट टाइम है, वो कैसे फंडामेंटल के आगे लिस्ट में? बेटा करंट की खासियत क्या मानो, क्या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है ना उसका वो वजूद बना है, वहीं से आया है। तुम बोले नहीं सर वो तो चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए। बेटा करंट की खोज पहले हुई थी, चार्ज की बाद में हुई थी। पहले लोगों को करंट मिल गया था, झटका लग रहा, समझ में आ गया था, इसको नाम दे दो करंट, ये तो समझ में आ गया था। अब ये इसका कारण क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो बाद में पता चला था। तो फिर भाई इन्वेंशन किसका हुआ, डिस्कवरी किसकी पहले हुई? करंट की, बाद में चार्ज की। तो इसीलिए ये वजूद माना गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का वजूद है कौन? करंट, उसी से तो साला वो पूरा ब्रांच बना उसका। तो इसीलिए करंट को फंडामेंटल माना गया, है ना। तो समझ में आया फंडामेंटल कैसे बेसिक होता है, कौन कौन से हैं? 7, मास, लेंथ, करंट, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर बचा क्या? फिर अपना अगला क्या था? डिराइव क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज जो बाकी सारे क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, बाकी किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ऐसे कितने हैं? ऐसे तो हज़ारों है। अपने जो नाम याद आ रहे गिनाते चले जाओ, है ना। फोर्स है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, एरिया है ना, वेलोसिटी है, वेट है, जो नाम याद आ रहा, डेंसिटी है, जो गिनाते चले जाओ, है ना। फिर सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 है, एक है प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को क्या में नापा जाता है? रेडियन में। सॉलिड एंगल को स्टेरॉयड में। प्लेन एंगल बोले तो क्या? 2 प्लेन सरफेस के बीच में का एंगल, है ना। और सॉलिड एंगल बोले तो क्या? किसी 3 डायमेंशन या कोन का एंगल को अपन क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। आया समझ में? ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स।